आप लोगों को ये पता होगा कि विप्रो में हाइड्रोलिक सिलेंडर ये जेसीबी जो मशीन में लगते हैं, ये किस टाइप के सिलेंडर होते हैं, अब इसको क्या बोलते हैं? सिंगल एक्टिंग, डबल रॉड एंड सिलेंडर। डबल एक्टिंग सिलेंडर। गुड। और ये डबल रॉड एंड सिलेंडर में डबल रॉड एंड सिलेंडर डबल एक्टिंग सिलेंडर क्या होता है और सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में क्या फर्क होता है? इनलेट और आउटलेट एक ही जगह से होता है सर। सिंगल एक्टिंग इनलेट और आउटलेट एक ही जगह, क्योंकि हम लोड को उठाना है तो हाँ, जैसे आपका हाइवा में रहता है। हाँ, तो सिंगल प्रेशर साइड लाइन सिंगल रहती है और ग्रेविटी से अपने आप बंद होता है सिलेंडर। इट्स कॉल्ड सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। डबल एक्टिंग सिलेंडर होता है जिसमें दोनों साइड से ऑयल का प्रेशर देते हैं खोलने और बंद करने, जैसे जेसीबी। और डबल रॉड एंड सिलेंडर होता है जिसमें रॉड दोनों साइड पिस्टन रॉड बाहर होती है, एक साइड अंदर हो जाएगी जब दूसरी साइड खुलेगी और इस साइड बंद हो जाएगी जैसे दूसरी साइड। ये स्टीयरिंग में लगता है अपना बैकल लोडर के। ये कट सेक्शन सिलेंडर है, तो इसमें आपको कोई पार्ट्स में डाउट, इसको क्या पार्ट बोलते हैं? जिस टीम कोई डाउट आपको पार्ट्स में? हाँ, वही बात सुन रहा है। एक बार नेमिंग कर दो। बाहर आने दो। ऐसे बात से आते हैं तो फोन में काफी खपा है। जिस टीम कोई भी डाउट किसी पार्ट्स में? नो डाउट सर। सबको पता है क्या पार्ट किसको बोलते हैं? प्लीज ये सिलेंडर रैम आइडेंटिफिकेशन लोकेशन है। किस किस को आपका बैच कोड पढ़ना आता है? इस टीम कितने तरह के आपके सिलेंडर के ऊपर पार्ट नंबर लिखे होते हैं? तीन तरह के पार्ट नंबर होते हैं। एक आपका जीसीबी पार्ट नंबर होता है, एक विप्रो पार्ट नंबर होता है और एक होता है बैच कोड। तो जब इसको आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं बताता हूँ कि कितनी बार आपके होता है आपने एक सिलेंडर पे जैसे स्लू रैम के ऊपर का पार्ट नंबर में लिखा, आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे सारे P13078। आप देख पा रहे हैं पार्ट नंबर? तो ये है आपका स्लू रैम का पार्ट नंबर। ये है विप्रो पार्ट नंबर, ये हमारा जो पार्ट नंबर है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है आपका 335/Y 400/W करके सिलेंडर का जेसीबी का पार्ट नंबर होता है एक। और तीसरा होता है बैच कोड, जैसे आप यहाँ पे स्लाइड में देख पा रहे होंगे SXS 12345।
हम्म? ये तो नो बताओ। नहीं सर। ठीक है, मैं बताता हूँ इसका टर्म कैसे स्टार्ट होता है। जैसे एस है, एस का मीनिंग होता है हमारा ईयर, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सिलेंडर का कौन सा ईयर मैन्युफैक्चर का, मतलब है आपका मंथ। और एस है आपका सिलेंडर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, सिलेंडर कौन से प्लांट में बना रहा है हमारे। S stands for 2018, X stands for October, and S for our small cylinder plant, SC. You're getting my point? समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? वैसे ही जैसे X की जगह पे अगर T आ जाएगा तो इसका मतलब होगा 2019 का सिलेंडर बना हुआ है। वैसे ही यहाँ पे U आ जाएगा तो मतलब 2020 का सिलेंडर मैन्युफैक्चर्ड है। X मतलब अक्टूबर, और यहाँ पे ही आपका X की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते हैं। जैसे 1 stands for Jan, 4 stands for 2, ऐसे ही मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर के बाद आपका स्टार्ट होता है एक्स वाई जेड। एक्स फॉर अक्टूबर, एक्स फॉर अक्टूबर, वाई फॉर नवंबर और जेड फॉर दिसंबर। इसको एक बार और रिपीट कीजिए सर। एस का मतलब है आपका जो सिलेंडर आईडी नंबर आप देख रहे हैं ऊपर सीरियल नंबर लिखा हुआ है। एस का मतलब ईयर है, मंथ। एस का मतलब है सिलेंडर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग, कहाँ पे सिलेंडर बना है। देन रनिंग सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5। आप देख सकते होगे एस मतलब 2018 है। अगर एस की जगह आपका टी होगा तो मतलब 2019 है, और एस की जगह यू होगा तो मतलब 2020, जो कि अभी चल रहा है 2020 मैन्युफैक्चर। एक्स मतलब अक्टूबर, और एक्स की जगह 1 रहेगा तो जनवरी, सेकंड रहेगा तो फेब, ऐसे ही थर्ड मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। देन 10वां महीना जैसे ही आएगा यहाँ पे आपका एक्स रहेगा, या आपका नवंबर हो जाएगा तो वाई, और जेड फॉर दिसंबर। एस मतलब स्मॉल सिलेंडर प्लांट। एस सिलेंडर हमारा प्लांट रहता है। जैसे आपका लेफ्ट और टेल्ट पे अगर सिलेंडर होगा मैन्युफैक्चर्ड होगा तो यहाँ पे सी से मतलब चेन्नई होगा लेफ्ट और टेल्ट, और बूम और बकेट पे यहीं पे डिजिट आपका ईसी हो जाएगा। एस की जगह ईसी लिखा जाएगा, जैसे आप नीचे स्लाइड में देख रहे होंगे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो टीम अब मुझे कोई बता पाएगा सिलेंडर रीड कर कैसे रीड करेंगे। ये 2018, उसके बाद यक्स हो गया अक्टूबर 2018 अक्टूबर स्मॉल प्लांट आपको 2018 अक्टूबर स्मॉल प्लांट पेपर है सबके हाथ में, ये पेपर है। तो मैं एक आईडी नंबर देता हूँ आपको उसको मुझे कन्वर्ट करके देना है, क्या पूरा एक्सप्लेन करना है। लिखिए T5S T5 1012 1012 1012 अप्रैल प्लांट 10 नहीं, अप्रैल में एससीपी का मतलब मई का मतलब मई नहीं, टी का मतलब
2019 2019 5 का मतलब में एस का मतलब मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच। अच्छा, और अब आगे तो आपका रनिंग सीरियल नंबर रहेगा 1 2 3 5 जो भी आपका 101112 दिया ना, ये रनिंग सीरियल नंबर है। अब मैं एक और आईडी नंबर आपको देता हूँ। UYEC T 4012। यू का मतलब हो गया सर 2020 नवंबर इंदुपुर 2020 नवंबर उसके बाद 2020 नवंबर इंदुपुर 4012 इंदुपुर। इंदुपुर से कौन कौन से सिलेंडर मैन्युफैक्चर होते हैं? बूम और पकेट। आप लोग कितनी में साइट पे जाते हैं तो आप सिलेंडर का आईडी नंबर के लाते हैं या नहीं लाते? रिपोर्ट, सर्विस रिपोर्ट लाते पीडीआई में जाते तो मुझे एक वक्त ले रहे थे से आता है उसको। रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जब भी सर्विस मशीन पे कोई सिलेंडर का इशू या कुछ रिपोर्ट करने जाते हैं, कंप्लेन के लिए जाते हैं, तो आप जरूर ये नंबर इंपॉर्टेंट है, ये बैच को ये हमेशा आप रिपोर्ट करें। सर्विस रिपोर्ट में आप ये जरूर नंबर लें। आपको नहीं समझ आता, तीनों पार्ट नंबर बताए हैं मैंने, तीनों आप लिखिए, जेसीबी का भी, विप्रो का पार्ट नंबर और ये सीरियल लाइन। ये सीरियल नंबर समझने में किसी को कोई दिक्कत? कोई डाउट नहीं है? चाहो तो पूछ सकते हो दोबारा, मैं दोबारा बता सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। इशू नहीं है, ठीक है। सबको पता है किस बैच कोड की कहाँ पे रहता है? बूम का बैकलोडर का बूम का पीछे रहता है। कवर में रहता है सर। ये एक स्लाइड आप देख पा रहे हो सारे? हाँ, देख रहे हैं। स्विंग सिलेंडर पे आपका सील के पास स्टूडेंट के ऊपर हेड एचई सील रहता है, ठीक? बकेट और आपका आर्म या डिपर आप बोल लो, उसका एचई पे रहता है। बूम सिलेंडर का आपका हेड साइड पे, जैसे आप बोलते हो, पीछे की तरफ रहता है। स्टीयरिंग सिलेंडर पे ट्यूब के ऊपर रहता है। लिफ्ट या शॉवर बोल लो, उसका हेड एंड कवर पे रहता है। स्टेबलाइजर का जैसे आप इनर लेग का ऊपर कवर हटाते हो ना, ऊपर हेड साइड पे आपको साफ दिख जाता है। आपको आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नहीं तो आइंदा से आप साथ जाओगे तब सर्विस रिपोर्ट में आप लेके लाओगे? हाँ सर, बिल्कुल। ऐप्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको ये सीरियल नंबर लिख के लाना सर्विस, और अगर डाउट है तो आप फोटो ले सकते हो उसकी, और बेस्ट पॉसिबल 7 फोटो ले लो उसकी बैच कोड।
ये लोकेशन है सिलेंडर्स की। इस सिलेंडर को क्या बोलते हैं? आपका बकेट हो गया, आर्म और डिपर, स्विंग फ्लू, स्टेबलाइजर और लेग रैम, स्टीयरिंग रैम, लिफ्ट एंड टिल्ट और शॉवल रैम। तो टीम किसी को डाउट? इस सिलेंडर को क्या बोलते हैं? वो तो मालूम है सर। हेलो। हाँ सर, हाँ वॉइस आइरहेछ? आइरहेछ सर। अलि क्लियर छैन। त्यही त। सर मेरो भोइस आइरहेछ? तिम्रो आइरहेछ। नितिन सरको आएन। नितिन सर भर्खर म्युट गर्न भएको छ, कहीँ फोन आएको थियो। फोन आएर हो सर। ए ल ल। टीम, जो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप लोग सिलेंडर जैसे डिसमेंटल करते हैं तो उसको कौन कौन से टूल यूज करते हैं? स्क्रूड्राइवर, एलन की, बेंच, पाइपरिंग यूज करते हो? हेड कवर, पाइपरिंग जब यूज करते हैं तो हेड कवर खराब नहीं हो जाता उससे? सर ग्राइंडर से मिलाते हैं, फाइल से मिलाते हैं। देखिए, हेड कवर खोलने के लिए सबसे बेस्ट टूल है जो आप लोग अपनी स्लाइड में देख पा रहे होंगे, एडजस्टेबल हुक स्पैनर, जिसे सी स्पैनर भी बोलते हैं। ये आप टूल यूज कर सकते हैं, एडजस्टेबल रहता है। इसमें सारे पैकेज लेफ्ट हो, टिल्ट हो, एक्सेप्ट स्टीयरिंग और स्लो को छोड़। बाकी सारे सिलेंडर के जो भी हेड कवर डिजाइन टाइप सिलेंडर है, गलत सिलेंडर खोल सकते हैं इसी एडजस्टेबल। ये एडजस्टेबल है हर साइज पे हिसाब से। आई विल शेयर द डिटेल। मैं इस डिटेल शेयर कर दूंगा कहाँ से आप कैसे इसे परचेज कर सकते हैं बाला सर से। इससे सबसे बेस्ट रहेगा कि आपका हेड कवर कभी खराब नहीं होगा और इजीली खुल जाएगा। पाइपरिंग से आपको दाग आ जाते हैं, फिर कभी कभार आपको फिर फाइलिंग करनी पड़े, कंटामिनेशन बनता है, ऐसा कुछ रहता है, तो उसको अवॉइड करिए पाइपरिंग से खोलना। आपको क्लैरिटी आई है कैसे बता रहा हूँ हेड कवर कौन सा कैसे खोलना है आपने? ये डूज एंड हाइड्रोलिक सिलेंडर है, क्या क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहले आपको यूज सॉफ्ट लिंक फाइबर टूल, कॉटन का एक सॉफ्ट, जिसमें आपका
मेटल चिप्स ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कपड़ा यूज करना चाहिए सिलेंडर को साफ करने के लिए, ना कि जैसे आपका कॉटन टाइप और कुछ कंटामिनेटेड कपड़ा है वो कभी यूज नहीं करना। कॉटन टाइप साफ कपड़ा यूज करना, सिलेंडर को साफ करना। टाइमली आपको जो सिलेंडर के ऊपर अपने एंड कस्टमर को भी बताना है कि वाइपर लिप पे जैसे सील पे मिट्टी और फंसी रहती है, टाइम टू टाइम पीरियडिकली साफ करते रहना, इससे सील की लाइफ इंक्रीज होती है। स्टीव सर क्लियर है? और मैंने बताया था जैसे रिकमेंडेड टूल यूज करते हैं सर्विस ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर, जैसे कि सी स्पैनर, और मैं बता रहा था सिलेंडर आप लोग खोलते टाइम हमेशा सिलेंडर को ऑयल को एक कोल्ड कंडीशन मतलब कि ठंडा हो जाए, ये नहीं कि मशीन अभी चल के आई और अभी आपने सिलेंडर खोल दिया। हमेशा अवॉइड करना है कि इसको सिलेंडर को पहले ठंडा होने दें, हाइड्रोलिक ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो, देन ओनली आपको सिलेंडर को खोलना है। सिलेंडर हमेशा अपने लोकेशन जो देखनी है दैट शुड बी मतलब कि साफ सुथरी जगह, मतलब कि डस्ट फ्री, कोई डस्ट ऐसे नहीं हो, साइड मैक्सिमम में साइड पे खोलना सिलेंडर, मगर आपको जैसी जगह देखनी है जहाँ पे आप आराम से रख के सिलेंडर खोल सकते ताकि कंटामिनेशन कुछ सिलेंडर में एंटर नहीं। सिलेंडर जैसे आप मशीन से उतार रहे हो तो चेन वेन यूज करने से आप अवॉइड करिए, सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा आप रोप बेल्ट यूज करिए सिलेंडर को उतारने के लिए। जिससे सिलेंडर जैसे आपने चेन से उतार रहे हो कुछ कर रहे हो तो बाई चांस आपकी रॉड पे लग सकता है, कुछ लग सकता है, इवन कैन डैमेज द सिलेंडर और मशीन, तो आपको बेल्ट या रोप टाइप यूज करनी। और जैसे आप लोग कहीं मशीन पे वेल्डिंग कर रहे हैं जैसे दूर, और पिस्टन रॉड आपकी कुछ खुली है कुछ, तो आपको ग्रीस पिस्टन रॉड के एक्सपोज एरिया पे ग्रीस लगानी है ताकि वेल्डिंग स्पैटर कोई रॉड पे ना लगे जिससे रॉड डैमेज हो। और आफ्टर वेल्डिंग करने के बाद आपको पूरा रॉड को उस ग्रीस एरिया को उतारना है, साफ करना है, ताकि उसके बाद ही मशीन को ऑपरेशन करना है। हाइड्रोलिक ऑयल आपको स्पेसिफाइड ग्रेड का ही यूज करना चाहिए, कस्टमर को हमें बताते रहना है ये जो भी एज पर रिकमेंडेशन बाय जेसी। और जैसे आप लोग कस्टमर ग्रीसिंग करता है पिन पुश की जो भी करता है, तो अवॉइड मतलब हाथ से ऐसे ग्रीसिंग नहीं करनी है, हमेशा हमें ग्रीस गन ही यूज करनी है। और आपने ये देख रहे होंगे इंश्योर दैट देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन एट द वर्किंग एरिया लाइक इलेक्ट्रिक लाइन, फ्लेमेबल मटेरियल, जैसे कि एक मशीन कोई ऐसी एरिया में चल रही हो जहाँ पे हाई टेंशन वायर है, इनफ्लेमेबल एरिया है, तो हमें कोशिश ये करनी है कि उसको मशीन को प्रॉपर्ली चेक करना है कि ऑपरेट करे। जैसे कि बूम ऊपर कर रहा है, जैसे मशीन हाई टेंशन वायर में टच हो जिससे सिलेंडर को या मशीन को नुकसान पहुंचे। टाइम टू टाइम हमें चेक करते रहना है कि हाइड्रोलिक ऑयल कंटामिनेशन तो नहीं है, और अगर कंटामिनेटेड ऑयल हो गया टाइमली पीरियडिकली हमें चेंज करना। और जैसे मशीन आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए खड़ी कर रहे हैं तो हमें सिलेंडर के ऊपर रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल एक्सपोज्ड एरिया है, जो भी एरिया एक्सपोज्ड है पिस्टन रॉड का प्लेटिंग वाला जो आप एरिया देखते हैं उस पर हमें ऑयल लगाना है। और आपके पास पार्ट्स मैनुअल होगा ही, कभी सिलेंडर खोलते टाइम हमें पार्ट्स मैनुअल को जरूर एक बार देख लेना चाहिए, जिससे हमें इजीली रहे सिलेंडर की क्या क्या पार्ट्स है और कैसे कैसे मैन्युफैक्चरिंग रही है, क्या क्या रहा है, हम इजीली पार्ट्स को डिस्क्राइब कर पाए और खोल पाए सिलेंडर। जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए आपको पता लगे, समझ आए? हाँ सर जी जी। आपके एरिया में सबसे ज्यादा फेलियर किस टाइप का आता है? और वायर में टच करा के सर, वायर में टच कर जाता है, फिर क्या करते हैं उस केस में? तो सर पॉलिश करवाते हैं कोई नहीं तो ज्यादा डैमेज है तो चेंज कर देते। तो नॉट वारंटी में वारंटी में करते हैं? नहीं सर वो तो वारंटी में रिकवर नहीं होता है ना सर, तो वारंटी में नहीं होता है सर इसको। ऐसे केसेस भी आप मुझे रिपोर्ट करिए, स्टॉप करिए, क्योंकि मुझे मोरन से प्रॉपर्ली हर चीज रिपोर्ट नहीं हो पा रही, जिससे हमें फीडबैक नहीं मिल रहा क्या फेलियर हो रहा है आपके डायरेक्ट। तो रिक्वेस्ट एवरीवन स्टार्ट रिपोर्टिंग। ओके सर। अनिमेश सुंदर, अनिमेश
रमेश, मैं चाहूंगा कि आप लोग फेलियर जैसे अभी रिपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं, स्टार्ट करिए। मुझे फेलियर कोशिश ये करिए, हर फेलियर मुझे रिपोर्ट करिए क्या क्या फेलियर में हो रहा है। आपके फॉर्मेट तो है ही ऑलरेडी, फॉर्मेट आपके पास है ही मेरे। मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे स्टार्ट करिए रिपोर्टिंग जो भी फेलियर हो। बियॉन्ड वारंटी, वारंटी तो आप कर ही रहे हैं, बट आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट आप बियॉन्ड वारंटी फेलियर्स भी मुझे रिपोर्ट। ओके सर, हो जाएगा सर। तो दोस्तों ये है डोंट्स इन हाइड्रोलिक सिलेंडर, ये हमें सिलेंडर पे नहीं करना। डोंट ऑपरेट द मशीन बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लोड प्रेशर लिमिट। कहीं कहीं ऐसा हो कि मशीन की जो लिमिट है उससे ऊपर हम ओवरलोडिंग कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा यूज कर रहे हैं मशीन पे, हमें कस्टमर हमेशा बताते रहना है कि हमें ये ऐसा नहीं करना है, इससे मशीन डैमेज हो सकती है या सिलेंडर में नुकसान या हाइड्रोलिक सिस्टम में कुछ नुकसान, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। डोंट यूज द बकेट टू पुश रॉक्स बोल्डर, जैसे आपने देखा होगा धक्का लगाते रहते हैं बकेट से आपका बड़े बड़े पत्थर को मूव करने के लिए, या ट्रक को, जैसे ट्रक फंस गया या कुछ उसे मूव करने के, तो हमें कस्टमर बताते रहना, इससे सिलेंडर डैमेज हो सकता है और जिसकी फिर वारंटी आपको नहीं होगी। डोंट लोड द बकेट अनइवनली, जैसे बकेट आधी अधूरी लोड कर रहा है या टेढ़ी मशीन की पोजीशन गलत तरीके से लोड कर रहा है, वो हमें कस्टमर को बताना है कि नहीं करना। डोंट यूज द हाइड्रोलिक सिलेंडर एज अ कंडक्टर फॉर वेल्डिंग पर्पस, जैसे आपने सपोज बकेट पे, एक्सकवेटर बकेट पे वेल्डिंग दे रहे हैं और आपने अर्थिंग जो रहेगी वो अपने लेग पे दे दी, एक तरह से ये स्ट्रक्चर आपका अर्थ वाइज स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक तरह का सर्किट क्रिएट हो जाएगा वेल्डिंग। आप लोग अगर मशीन पे कुछ वेल्डिंग कर रहे हैं, जैसे हार्ड फेसिंग हो गई बकेट की या कुछ भी कर रहे हैं, आप अर्थिंग कहाँ पे देते हैं? जहाँ पे वेल्डिंग करना है वहीं पे देते हैं सर। वहीं पे देते हैं ना? हाँ सर, कोशिश ऐसे नहीं है जिससे सिलेंडर खराब हो जाता है। तो आपने जैसे बकेट पे आपने वेल्डिंग कर दी और अर्थिंग आपने लेग पे दे दी, तो आपके डायरेक्ट सिलेंडर को डैमेज कर सकते हैं। तो आप लोगों को हमेशा वेल्डिंग जहाँ करनी है उसके पास ही अर्थिंग, या जैसे बकेट या ऐसा कोई पार्ट है जो मशीन से इजीली रिमूव होकर आप वेल्ड कर सकते हो, तो हमें उस बकेट है जैसे या कुछ भी, तो हमें मशीन से अलग करके करें तो सबसे बेस्ट है। आप वेल्डिंग मशीन पे कोई वेल्डिंग करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्या क्या रिमूव करते हैं? सबसे पहले तो बैटरी को रिमूव करते हैं सर। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद में जहाँ पे वेल्डिंग करना है वहीं पे अर्थिंग देना है सर। वहीं पे अर्थिंग देते हैं, ठीक। अल्टरनेटर छुटाना है, छुटाना है। सबसे बेस्ट है अपने वेल्डिंग, जो आपने बोला है कि वेल्डिंग हमें वही करनी है, अर्थिंग वही देनी है जहाँ पर क्लोजेस्ट पॉइंट। और उस टाइम ये भी देखना है कि अगर वेल्डिंग हो रहे हैं तो वेल्डिंग स्पैटर को नहीं हो रहे, इसकी जो एक्सपोज करिए पिस्टन रॉड पे कहीं सिलेंडर में तो टच नहीं हो रहे, तो वहां हमें पहले से ही ग्रीसिंग लगा के प्रॉपर्ली करना। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। डोंट पेंट ऑन द वर्किंग सरफेस ऑफ द पिस्टन रॉड दैट परसिस्ट। जैसे वर्किंग पिस्टन रॉड का एरिया, जैसे पेंट कस्टमर बोलता है पेंट खराब हो गया या मशीन का पेंट करने जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना कि पेंट आपका कहीं जो पिस्टन रॉड है उसके वर्किंग सरफेस पे ना हो, जैसे यहाँ प्लेटेड एरिया है, इससे सील्ड आपकी डैमेज। हमें सिलेंडर खोलते टाइम कभी भी सिलेंडर को हीट नहीं करना, डिसमेंटलिंग के लिए जैसे होता है ना, कभी गर्म कर लो जल्दी खुल जाएगा, हमें जिससे सील डैमेज और रेटिंग की आपकी पिस्टन रॉड पे कुछ भी डैमेज हो सकता है। हमें कभी सिलेंडर गर्म नहीं करना। और हाइड्रोलिक सिलेंडर कभी भी प्रेशर रिलीज करे बगैर नहीं खोलना, ऐसे कि लोड पे आपने खोल दिया, कोई भी एक्सीडेंट ये कुछ हो सकता है। तो हमें सबसे पहले सिलेंडर का प्रेशर रिलीज करना है, उसके बाद सिलेंडर पर कोई एक्टिविटी स्टार्ट करना। और आपको ये तो पता ही है, डोंट कैरी आउट वेल्डिंग बैटरी टर्मिनल्स निकाले बिना में कोई वेल्डिंग मशीन पे नहीं। क्लियर है आप लोग इस पे, पॉइंट्स पे? हाँ सर।
ओके एक कंप्लेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्लेंट जो कि सिलेंडर पे आती है। फर्स्ट है आपका वेल्ड लीकेज, सेकंड है आपका रॉड सील लीकेज, देन एचईसी लीकेज एंड देन इंटरनल लीकेज। टीम वेल्डिंग लीकेज कहाँ से हो सकती है? सिलेंडर पे। मेटल पाइप से गुड। अब आप लोग देख पा रहे हैं? हाँ सर। वेल्डिंग लीकेज। आप लोग इस लीकेज को क्या बोलते हो? जैसे आपको कंप्लेंट करनी है, अभी यहाँ पे 4 कंप्लेंट लिखी है ना। मेरा नाम अमोल है, मैं बैंगलोर से ज्वाइन किया हूँ। आप लोग क्या कंप्लेंट को क्या नाम बोलते हो? वेल्डिंग लीकेज ही बोलते हो, कुछ अलग बोलते हो? वेल्डिंग लीकेज ही बोलते हैं सर। हाँ, वेल्डिंग लीकेज ही बोलते हैं। वेल्डिंग लीकेज। रॉड लीकेज को इंटरनल लीकेज बोलते हैं सर। सिलेंडर लीकेज बोलते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, रॉड सील लीकेज और एचईसी लीकेज में क्या डिफरेंस है? ऑल ओवर है, लीकेज होगा तो इंटरनल लीकेज होगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, बाहर ऑयल निकलेगा, पर एचसीसी लीकेज में वो सिस्टम तो इफेक्टिव नहीं होगा। नहीं, सिलेंडर के बाहर ऑयल निकला तो रॉड से लीकेज हो गया, और सिलेंडर के अंदर लीकेज रहा तो इंटरनल लीकेज हो गया, बराबर? हाँ सर। कभी एक एक करके बोलो ताकि मेरे को समझ में आ जाएगा। जैसे रॉड सील लीकेज में तो कंफर्म ही हो गया कि ऑयल बाहर निकलेगा ही। जब भी रॉड सील लीकेज होगा वो निकलेगा ही ऑयल बाहर। बराबर। एचईसी लीकेज में कभी केस सकता है। जब कोई बोल रहा होगा ना, बाकी के लोग म्यूट रखोगे तो मेरे को आवाज सुनाई आएगी। एक म्यूट ऑप्शन है, आप म्यूट कर दोगे तो बाकी के एक बंदे की आवाज मेरे को सुनाई आएगी क्लियरली। बारी बारी करके क्या रिटिंग? हाँ, मैं कह रहा था कुछ टीम म्यूट कर लो आप लोग, और जिसको बोलना है तो बारी बारी आप अनम्यूट करिए, उससे बोलिए, उसके बाद देन अगेन म्यूट। रिटिंग तेरा प्रेजेंटेशन चला गया। व्हाट इज अपने आप ही नाउ स्टेम में आ गया? आ गया। हाँ, तो अभी तक मेरे को ये समझ में आया कि एक होता है रॉड सील लीकेज और एक होता है इंटरनल लीकेज। तो रॉड सील लीकेज और एचईसी लीकेज में क्या फर्क है? बाहर का सील जो होता है वो लीक होता है सर। ओके। और ग्लैंड का सील लीक होता है, जो इंटरनल एचसीओ में अंदर का सील लीक होता है सर। तो आप कैसे डिफरेंस करोगे? आप मेरे को एक चीज बताएं, आपको ऑपरेटर ने फोन किया सिलेंडर लीकेज है करके, बराबर? ये एचईसी लीकेज है या रॉड सील लीकेज है, आप कैसे बोलते हो उसको? उसको साफ करके देखना पड़ेगा सर। पहले रैम की तरफ से आ रहा है वो थ्रेड जो लगाया रहता है सर, उधर से आ रहा है। एब्सोल्युट। अभी मैं आपको समझाता हूँ। जो ऑयल लीकेज आपका पिस्टन रॉड
पिस्टन रॉड और सील के बीच में से आता है, पिस्टन रॉड और सील के बीच में से आता है और बाहर से आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉड सील लीकेज, बराबर। और लीकेज हेड एंड कवर और ट्यूब के बीच में से आता है, उसको बोलते हैं हम लोग HEC लीकेज। क्लियर हो इस पे? इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, आप लोग हमेशा बोलते हो रॉड सील लीकेज है, होता है वो HEC लीकेज, तो टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है, बराबर। तो ये क्लैरिटी है ना, रॉड सील लीकेज क्या होता है और HEC लीकेज क्या होता है, पता चल गया? राइट, वी कैन कैरी ऑन। तो टीम आपको रॉड सील और HEC लीकेज का डिफरेंस तो पता लग गया। अब आते हैं इंटरनल लीकेज क्या होता है। टीम, इंटरनल लीकेज क्या होता है, मतलब ये किस तरह की लीकेज होती है इंटरनल लीकेज? रैम आपसे आप जो चाहता है डाउनिंग करता है, मतलब मशीन आपने छोड़ दी, अपने आप डाउनिंग कर रहा है, आप डाउन कर रहे हैं, और मशीन को लीवर ऑपरेट करे बिना आपका सिलेंडर अपने आप नीचे गिर रहा है या खुल रहा है। आप इंटरनल लीकेज आया तो आप इसे कैसे चेक करोगे कि ये रैम का इशू है या कुछ वॉल्व ब्लॉक है, पंप किसी को प्रॉब्लम है? ऊपर रख के इनके पास कान लगा के सुनने से अगर इंटरनल लीकेज है तो सुनाई देता है, चिस करके आवाज आता है। ऊपर रख के आवाज आता है, आवाज से पता लग जाता है इंटरनल लीकेज। जी सर। कैसे चेक कर? नहीं, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये कौन बोला आवाज से पता चलता है इंटरनल लीकेज, समझ में आता है करके? जी मैं बोला सर, कितना रह गया। थोड़ा वीडियो ऑन करते ना, मेरे को चेहरा भी देखने का। मैं भी ऑन करता हूँ मेरा वीडियो। मैंने भी स्टार्ट कर दिया मेरा वीडियो। दिख रहा हूं मैं? अरे क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। आप दिख रहे हो? राइट, आप नहीं दिख रहे हो मेरे को। जी नहीं देख रहे। वीडियो ऑन नहीं, आप मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करो, आवाज से कैसे पहचानते हो इंटरनल लीकेज? थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरनल लीकेज है सर। अब तो रैम तो मत अगर जैसे लीकेज होता तो गिर तो रहा था, ये सब उसका बताता है। ओके ओके, ठीक है, राइट, थैंक यू। एवरीथिंग कैरी ऑन। तो इंटरनल लीकेज का मैं अभी आपको एक प्रोसीजर होता है कैसे आप लोग टीम, वैसे नॉर्मली आप इंटरनल लीकेज हुआ तो आप लोग उस केस में ऐसे ही चेक करते हैं, आवाज है जैसे इनने बोला आवाज, ये दूसरा प्रोसीजर क्या होता है, आप इसके अलावा क्या करते हैं? रैम को फुल्ली आपको इंटरनल लीकेज हो रहा है, अब आपको सपोज इंटरनल लीकेज हो रहा है, आपने बोल दिया रैम में प्रॉब्लम और रैम चेंज कर दिया, तब भी इंटरनल लीकेज हो रहा है, तो उसके दूसरा नया रैम लगाने के बाद भी फिर क्या करेंगे उस यार? तो इससे क्या हुआ कि आपका टाइम वेस्ट हुआ, अननेसेसरी आपने एक एक्टिविटी कर दी। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर, किसी को पता है आइसोलेशन टेस्ट के बारे में? सर इन आउट टाइम चेक करते हैं सर रैम का। ये गुड, इन आउट चेक करते हैं। इसके अलावा कोई आप बता सकते हो आइसोलेशन टेस्ट के बारे में किसी को पता हो? रैम को फुल्ली क्लोज करके लोड देना है, तो रैम को फुल्ली क्लोज होने के बाद भी वहाँ जब हमारे हेड एंड का जो पोर्ट है, दोनों हेड और रॉड एंड का पोर्ट खोलना है, हाइड्रोलिक पोर्ट नहीं, हेड एंड का पोर्ट खोलना है। तो लोड देने के बाद फिर भी हेड एंड से तो निकला तो we can be sure that there is internal leakage. प्रोसीजर को आइसोलेशन टेस्ट करते हैं। आई थिंक बाकी के उसको नहीं पता, तो मैं भी आगे वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा इंटरनल लीकेज चेक आइसोलेशन टेस्ट होते हैं।
इससे आप इजीली ये पता लगा सकते हैं कि इंटरनल लीकेज सिलेंडर में है या नहीं है। अगर सिलेंडर में नहीं है तो आप आगे मूव कर सकते हो, अदर्स हाइड्रोलिक एग्रीगेट्स को चेक कर सकते हैं कि वहां उसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। टीम, तो ये टाइप्स ऑफ कंप्लेन आपको क्लैरिटी आई? सर वेल्डिंग लीकेज, रॉड सी लीकेज, एचईसी लीकेज और इंटरनल लीकेज। ये टाइप्स ऑफ वेल्डिंग लीकेज है। टीम, ये स्लाइड देख पा रहे हैं आप? जी पहला वाला जैसे आपका वेल्डिंग लीकेज है, वेल्डिंग लीकेज थ्रू फीड पाइप, जैसे एचईसी की तरफ है तो आप इसको बोल सकते हैं, टर्म्स में रहेगा एचईसी फीड पाइप वेल्ड लीकेज। जहां से लीकेज हो रहा है पोर्ट से, आपका वेल्ड लीकेज थ्रू पोर्ट एंड फीड पाइप, देख रहे हैं पोर्ट के वहां से लीकेज हो रहा है, दिख पा रहे हैं? हाँ सर, देख रहे दिख रहा है। उसके आगे आप आते हैं तो वेल्डिंग लीकेज थ्रू ट्यूब एंड सीईसी, जो आपका हेड, जैसे आपका बूम सिलेंडर देख रहे होंगे, जो फोटो देख रही है आप थर्ड फोटो में, तो ये आपका हेड साइड और ट्यूब के बीच में से वेल्डिंग एरिया है, वहां से लीकेज हो रहा है। टीम, क्लैरिटी आई कहां से लीकेज हो रहा है? थर्ड फोटो में सर, वेल्डिंग लीकेज थ्रू ट्यूब एंड सीईसी। Then there is stabilizer cylinder, आखिरी वाला आप देख रहे होंगे, वो जैसे आपको क्लैरिटी आ रहा होगा, ट्यूब एंड सीईसी वेल्ड लीकेज। वेल्डिंग लीकेज में आप किसी को डाउट? नहीं सर। टाइप समझ आया आप लोगों को? टाइप्स ऑफ वेल्डिंग लीकेज? हाँ सर। जैसे कवर के बाद फीड पाइप से लीकेज हो रहा है तो आप कंप्लेन सर्विस रिपोर्ट या कंप्लेन रिपोर्ट क्या बोलेंगे उसको? टीम, आपसे जानना चाहता हूँ मैं, पाइप से लीकेज, सिलेंडर में पाइप से लीकेज हो रहा है, कौन सा पाइप सर? पाइप सिलेंडर के ऊपर आपका हेड एंड कवर की तरफ से पाइप लगा हुआ है, वेल्डेड पाइप है, वहां से हो रहा है, क्या बोले? फीड पाइप लीकेज, अच्छी से फीड पाइप लीकेज, वेल्डिंग लीकेज और हॉस के पास से हो रहा है लीकेज फीड पाइप में। तो hose pipe बोलेंगे सर, राइट? दिस रैम hose pipe। पोर्ट बोलेंगे दोस्त, अगर वहां से पोर्ट की तरफ से फोटो देख पा रहे हो दूसरी वाली स्लाइड में, अगर वहां से पोर्ट से हो रहा है, अब सपोज पोर्ट के पास से लीकेज हो रहा है। I have a question, sir. हाँ, तो अभी वो ऑपरेटर बोला कि मेरे रैम में से हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज है, तो वहां पर हमको नैरो डाउन करने के लिए जो आपने टाइप्स ऑफ लीकेजेस, वो वेल्डिंग लीकेजेस बोला ना सर, उसको नैरो डाउन करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है या तो हमारे इंट्यूशन से हमको पूछना पड़ेगा सर? ये नैरो डाउन क्वेश्चंस है ना, क्या क्या क्वेश्चंस टाइप से कहां से लीकेज हो रहा है, कस्टमर तो बोलेगा आपको लीकेज हो रहा है, कस्टमर को नहीं समझ आएगा, कस्टमर तो बोल सकता है वेल्डिंग से हो रहा है, या सी लीकेज को भी वो वेल्डिंग बोल सकता है। हेलो, फिर आगे क्वेश्चन आपका? हेलो, आई वाज जस्ट आस्किंग, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हमारे, वो से हमारे वहां से हमको अपने एक्सपीरियंस से
तो ऑपरेटर को नैरो डाउन करना पड़ेगा। आप पूछ सकते हो उससे कहाँ से किस तरीके कौन सी लोकेशन से लीकेज हो रहा है, हेड पाइप से हो रहा है, पोर्ट से हो रहा है, मतलब कि जहाँ से हॉस लगी है उसके पास से हो रहा है। बाकी उसके बाद आप साइट पे जाओगे तो आपको क्लैरिटी उसके बाद तो आ ही जाएगी। साइट पे जाने के बाद आपको पता ही लग जाएगा कहाँ से लीकेज हो रहा है। और इनिशियल में आप ये पता कर सकते हो, सब पूछ सकते हो कहाँ से हो रहा है, लोकेशन बताओ, समझने की कोशिश करो आप लोग। नेक्स्ट पीस पे कहाँ से कस्टमर बोल रहा है, यहाँ से लीकेज हो रहा है, इसको साफ करके देखो, यहाँ से पता लग रहा है। अगर वो बोल रहा है सील लीकेज हो रहा है, पता लगा वेल्डिंग लीकेज है और वेल्डिंग वाला सिलेंडर से आपका सील के ऊपर ऑयल आ रहा है, तो वो तो कस्टमर क्या बोलेगा, सील लीकेज है, करेक्ट। हाँ सर। या वो बोलेगा हॉस के पास से हो रहा है, हॉस के पास से पाइप लीक कर रही है, या हो सकता है हॉस की हॉस लीक लूज हो, या हॉस कट लीकेज हो, कटी हो। तो उस केस में भी क्या लगेगा, लीकेज कहाँ से हो रहा है, रैम से हो रहा है। जैसे कस्टमर आपको रिपोर्ट करता है कि मेरी जो पोर्ट है, जो पोर्ट पाइप है, मतलब जहाँ से हॉस लगी होती है वहां से सिलेंडर से लीकेज हो रहा है, तो सिलेंडर से लीकेज हो सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो कस्टमर हो सकता है आपका इशू हो, आपने कंप्लेन रिपोर्ट टेक पे रेज कर दिया या आपने कॉल डाली तो पाइप लीकेज है, मगर आपने जब साइट पे जाके देखा तो क्या मिला आपको, हॉस का इशू था, हॉस लूज था या हॉस डैमेज था जिसकी वजह से लीकेज हो रहा था। हमें इस पोर्ट वाले को बड़े ध्यान से रखना है। पोर्ट लीकेज होने, जब भी लीकेज है तो प्रॉपरली चेक करना है कि लीकेज हमारा एग्जैक्टली इससे प्रॉपरली रिपोर्टिंग सिस्टम बनता है, क्योंकि अपने लीकेज प्रॉपरली चेक करना है सिलेंडर को लीकेज कहाँ से हो रही है। कि जब मशीन चल रही होगी ऑपरेटर और लीकेज हो रहा होगा तो हर एरिया में आप देखोगे तो लीकेज हो रखा होगा, ऑयल लगा हुआ होगा। आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि लीकेज एग्जैक्ट हो कहाँ से, हॉस से होगा तो पूरा सिलेंडर पे आपका गिरा हुआ, आपको लगेगा सील लीकेज हो रहा है। तो इसलिए पहले आपको सिलेंडर को क्लीन करना है, उसके बाद मशीन को ऑपरेट करना है, चेक करना है लीकेज कहाँ से हो रही है। लीकेज का आपको एक वीडियो बना लेना है, इस पॉइंट से लीकेज हो रही है, उसके बाद उसको रिपोर्ट। क्लैरिटी आई इस पे, लीकेज पे? हाँ सर। यार कोई क्वेश्चन तो पूछ लो यार, आपको कोई डाउट हो रहा हो। CEC लिखा हुआ है इसका। CEC आपका, जैसे मैं आपके पार्ट्स ये मैं बोल रहा था, पार्ट सेक्शन आप लोगों से पूछा था ना मैं। आप ये देख पा रहे हैं, सेक्शन देख पा रहे हैं स्लाइड? जी सर। ये CEC और ट्यूब के बीच में जो वेल्डिंग एरिया है वहां से लीकेज हो रहा, इसलिए इसे बोलते हैं CEC वेल्डिंग, कैप एंड बुश, कैप एंड कवर बुश। मतलब ये जो एरिया होता है इसे कैप एंड साइड बोलते हैं, और पिस्टन रॉड आई वाला साइड को रॉड आई। आई थिंक आप लोग रॉड एंड बोलते हो और हेड साइड बोलते हो। सर हेडिंग बोलते हैं। हाँ, हेड को वैसे CEC बोला जाता है हमारे टर्म में। CEC, ये CEC रहेगा, हेड वाला जिसको आप हेड बोलते हो, रॉड साइड को HEC बोला जाता है। तो क्लैरिटी है, कैप एंड बुश पूछ रहे थे आप लोग, CEC क्या है? मैं और पार्ट पूछे तो पार्ट पूछ सकते हैं, इस स्लाइड में काफी क्लैरिटी है। इसमें कोई डाउट आपको सेक्शन में आप देखिए, पार्ट का नाम नहीं समझ आ रहा हो पूछ सकते हो उससे। ठीक है। स्लाइड आप देख सकते हो, टीम आप देख पा रहे हो? सर क्या किस टाइप का लीकेज है? ये ऑयल लीकेज है सर। किस वजह से? ये सर
मतलब रगड़ने की वजह से ऐसा शायद लगभग सर बेसिक स्टेबलाइजर में आता है सर, ऐसा लिखा। स्टेबलाइजर का सर घिसने से हो रहा है। स्टेबलाइजर से क्यों होता है, ऐसा क्यों वर्क करता है? जब ये सर वेयर पैड जब वियर पैड और या टाइमली चेंज या एडजस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है, सिलेंडर आपका जो फीड पाइप होता है वो मेटल के इनर बॉक्स में टच होकर चलने लग जाता है। फीड पाइप आपका एबनॉर्मल वेयर आ जाता है और ये डैमेज लीकेज क्रिएट हो जाता है और इससे सिलेंडर भी डैमेज हो सकता है। तो हम सर्विस मशीन की जाते हैं तो हमेशा कस्टमर को बोलते हैं ना, वियर पैड टाइमली चेंज करो या एडजस्ट करो। हर कितने घंटे पे आप वेयर पैड चेंज करने के लिए बोलते? सर यहाँ तो घंटा का कोई प्रोसेस नहीं है सर, वो कंडीशन देख के सर वो कितना प्ले अगर है तो चेंज करने का और टाइमिंग को तो एडजस्ट कितना टाइम कस्टमर बोलते हो ना कि हर ऑपरेशन के बाद आप हर एक दिन में चेक करते रहा करो इसको, वियर पैड एडजस्ट कर बोलते थे फिर भी वो करते नहीं है सर। नहीं करते तो उससे क्या होता है? वो उसी का प्रॉब्लम होता है। हाँ सर, ऐसे सिलेंडर डैमेज हो जाता है। हमें कस्टमर को बताना है कि ऐसे आप एडजस्ट नहीं करोगे तो ऐसे ही आपकी फीड पाइप लीकेज हो जाएगी, अपना वेयर कर जाएगी या सिलेंडर डैमेज हो जाएगा, अंदर रॉड डैमेज हो सकती है, आपका इंटरनल लीकेज हो सकता है। इसकी वजह से ये वारंटी में क्वालिफाई नहीं करेगा, फिर आपको वारंटी नहीं मिलेगी। एक क्लैरिटी आया? जी सर। जैसे लास्ट वाला फोटो देख रहे हो आप, फीड पाइप ऑब्स्ट्रक्शन विद मशीन स्ट्रक्चर, मशीन जैसे लग के चल रहा है या सिलेंडर पे कुछ लग गया और जिसकी वजह से फीड पाइप स्ट्रक्चर में टच कर रहा है, उसकी वजह से भी लीकेज हो सकता है, तो वो भी आपको वारंटी में नहीं मिलेगा। तो कस्टमर को बताना है, केयरफुली मशीन को रखना है, या आप ही की मशीन है, आप ही को यूज करनी है। तो डैमेज हो तो कोशिश करें कि कस्टमर को बता दें किस तरीके से भी यूज करनी है। Yes, team. Yes, team. कोई डाउट आपको इस पे? नहीं सर। कोई आपको क्वेश्चन? सर Yes, team. टीम शुड वी मूव फर्दर, आगे चलें अगर आपको इसमें कोई डाउट है। श्योर सर। ये आप लोग देख पा रहे होंगे रॉड सील की लीकेज की टर्मिनोलॉजी, कौन किस टाइप से आपका लीकेज हो सकता है। सबसे पहले हम जो बात कर रहे थे लीकेज, जो पहला वाला फोटो आप देख रहे हो उसमें कहाँ से लीकेज हो रहा है? सील से लीकेज हो रहा है सर, रॉड सील से। नहीं दोस्त, आप लोग ये आपको दिखा रहा है ना, लीकेज ऑकर्स थ्रू HEC सील, इट्स टर्मिनेटेड एज रॉड सील लीकेज। जो मैंने लिख के दिखा हुआ है ना, आपने सील लीकेज लिख दिया मगर लीकेज हो रहा है HEC, आपने रिपोर्ट कर दिया सील लीकेज। इससे क्या होगा, मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा फेलियर में क्या फेलियर था। तो इसलिए मैं बोल रहा था पहले भी, क्योंकि हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि लीकेज कहाँ से हो रहा है। इससे क्या होगा, रॉड सील और HEC लीकेज सील में बहुत अंतर है और हमें पता नहीं चलेगा, जैसे कुछ भी हमें एक्शन लेना है क्या है, किस वजह से लीकेज हो रहा है। इसलिए हमें, अगर ये थ्रेड वाले एरिया से हो रहा है तो उस टर्म को आप लोग टीम याद रख लीजिए
इसे बोलते हैं एचईसी लीकेज। थ्रेड के अंदर से अगर लीकेज आ रहा है तो एचईसी लीकेज। तो ये वाइपर की तरफ से आप देख पा रहे होंगे और वहां से लीकेज हो रहा है तो उसे कहते हैं रॉड सील लीकेज। तो आपको सिलेंडर पे जब मैं बता रहा था ना कि आपको जब साइड पे जाना है तो आपको एरिया को क्लीन करना है और मशीन चला के देखना है कि लीकेज कहाँ से आया है। अगर जैसे सिलेंडर इस टाइम पे जैसे सिलेंडर ऊपर नीचे करेगा तो ये जो ऑयल है आपका एचईसी पे भी लगा होगा और आपका रॉड सील पे भी लगा होगा। करेक्ट टीम? अगर ये दोनों जगह ऑयल लगा है तो आप जज कर सकते हो रॉड सील लीकेज है या एचईसी लीकेज है। नहीं पता लगेगा? पता तो लग जाएगा अभी तो। वो आप पता लग जाएगा। सबसे पहले आप साफ करोगे ना सिलेंडर को, साफ करोगे। सबसे पहले साफ करेंगे, फिर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएंगे। तो अगर वाइपर में भी ऑयल लगेगा तो वहां से सील से लीक हो गया। अगर थ्रेड से लीकेज आएगा आप ऑपरेट करोगे तो उसी में आपको पता लग जाएगा। आप देखोगे तो लीकेज कहाँ से हो रहा है। अगर सील से लीकेज हो रहा होगा तो वहां पे आपको पता लग जाएगा वाइपर से। तो आप अगर वाइपर की तरफ से हो रहा है तो उसे रॉड सील लीकेज हो रहा है, थ्रेड से हो रहा है, एचईसी से। क्लैरिटी आई दोस्त? क्लैरिटी आई है फेलियर्स के ऊपर आप लोगों को स्टीयरिंग से? यस सर। आप सेकंड फोटो देख रहे होंगे, ये क्या है? किस वजह से यार को आपकी वजह से और आपका रॉड डैमेज हो गया। और तीसरा फोटो देख रहे हैं जिसपे आपका मार्क करके दिखाया हुआ, उसको किस वजह से लिखे थे? वो है एक्सटर्नल डैमेज की वजह। हाँ, शॉर्ट सर्किट से हो सकता है एक्सटर्नल डैमेज। और लास्ट फोटो क्या है आपका? किस वो काम की वजह से, इस एप्लीकेशन की वजह। कौन सी एप्लीकेशन है ये? जैसे कि सर मिट्टी में काम कर रहे हैं तो मिट्टी अगर जो रॉड पर लगा हुआ है इन आउट हो रहा है तो नहीं, मिट्टी क्या मिट्टी का? ये एक्चुअल में एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन? ईंट के बट्टे पता है सबको? ऐसे होते हैं जो ईंट बन लग रहा है सर इन्वेस्टमेंट। क्या चीज? ईटा भट्टा में काम। ईंट के भट्टे में क्या करता है एप्लीकेशन मशीन? ईंट का जो भट्टा होता है वहाँ पे क्या करता है? हाँ नहीं, उसके लिए जो आपका मिट्टी निकालता नहीं, वो जो कीचड़ है वो मिक्स नहीं करता पानी और उसमें मिट्टी को, उसमें क्या करता है पूरा सिलेंडर को, जो बकेट सिलेंडर पूरा मशीन और वो फिट करता है उसके अंदर मिक्सिंग करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी एप्लीकेशन में कस्टमर ने बताया है ऑपरेशन करने के बाद क्या होगा। जब तक वो चिकनी मिट्टी है कि ये जो सिलेंडर वाइपर उसको साफ करता रहेगा। अगर वो सुबह ऐसी मशीन को छोड़ के चला गया तो क्या होगा, अगले दिन वो मिट्टी सूख चुकी होगी और उससे सील खराब हो जाएगी। तो मैं कस्टमर को ऐसी एप्लीकेशन में भट्टा हुए एप्लीकेशन में जहाँ पे ऐसी एप्लीकेशन में बताना है मशीन ऑपरेट होने के बाद आपको इसको साफ करते रहना है पानी से या प्रेशर है तो प्रेशर से शाफ्ट ऑफ सिलेंडर सील को एरिया को पूरा धो के जाना है, रॉड को धो के जाना है, जिससे अगले दिन ऐसा ना हो जब मिट्टी सूख चुकी हो सील कट जाए। यस टीम, क्लैरिटी है आपको? जी सर। ये जानने के लिए होता है कि सिलेंडर में इंटरनल लीकेज है या नहीं। आपको इंटरनल लीकेज कैसे चेक करना है? ये स्लाइड आप देख पा रहे हैं सारे? यस सर। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इंटरनल लीकेज चेक करना है किसी भी सिलेंडर पे। आप तो सिलेंडर खोल के या बंद करके कर सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि सेफ्टी वाइज।
हेलो, हाँ रवि, हाँ ठीक, इंटरनल लीकेज कैसे चेक करनी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इंटरनल लीकेज चेक करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेंडर फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ सिलेंडर को भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रेशर रिलीज करना है। प्रेशर रिलीज करने के बाद आपको दोनों लिफ्ट सिलेंडर की रॉड को माउंट में से फ्री कर देना है। पिन होती है ना पिस्टन रॉड की पिन, उसको फ्री कर देना है। फ्री होने के बाद आपको पिस्टन रॉड को बंद करके या ओपन करके रिलीज चेक कर वो आपको तरह इसको करके तरह ओपन करते हुए जैसे कि आपने पिस्टन रॉड को पूरी तरह क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद कैबिन के बैक साइड से बहुत जोड़नी है। उसके बाद वॉश को लॉक कर देना है। वो कैबिन साइड में फीड पाइप, जब फीड पाइप होते हैं तो ओपन करने के बाद आपको मूविंग स्टार्ट करनी है। मूविंग स्टार्ट करने के बाद दो सिलेंडर में आपको सिलेंडर से ऑपरेट करना है, मतलब प्रेशर देना है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ नहीं, क्योंकि ऊपर की तरफ देखिए तो मामला खराब हो जाएगा। इधर की तरफ आपको प्रेशर देना है। पहले 2 मिनट तक तो ऑयल आएगा, क्योंकि जो लाइन में ऑयल है वो निकलता रहेगा और अगर पूरी कंटिन्यूस ऑयल आता है तो इंटरनल निकल आता है। इसमें डाउट किसी को इंटरनल से लीकेज चेक करना, आइसोलेशन चेक टीम, हाँ सर। डाउट है किसी को? हाँ सर, थोड़ा फिर एक बार समझा दीजिए। इंटरनल लीकेज चेक करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेंडर चाहे कोई भी हो, चाहे वो बकेट हो चाहे आर हो, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिफ्ट सिलेंडर लेते हैं। 2 सिलेंडर होते हैं ना लिफ्ट के और 2 ही अपना टेंट के होते हैं, इसलिए अपने एग्जाम्पल के तौर पे लिफ्ट सिलेंडर लेंगे। इससे पहले आपको प्रेशर रिलीज करना है। प्रेशर रिलीज करने के बाद आपको दोनों लिफ्ट सिलेंडर रॉड को बहुत पहले फ्री कर देंगे, मतलब जो रॉड की पिन होती है आपको दोनों तरफ से निकाल देंगे। फ्री होने के बाद आपको पिस्टन को बंद करके या ओपन ठीक है चेक करनी है। उसको आप बंद भी कर ले तो दोनों तरफ से अपना चेक हो जाता है। जैसे कि आपने पिस्टन रॉड को पूरा क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद कैबिन का बैक साइड से हॉस बोनी है और हॉस को लॉक कर देना है। तो कैबिन साइड में स्टील पाइप है, अपना स्टील पाइप आ रही है जो निकल के आती है, और आपको उसमें या उसके नीचे कोई बाल्टी लगा दें या मतलब कोई मग लगा दें आपका। उसके बाद आपको मशीन स्टार्ट करनी है। मशीन स्टार्ट करने के बाद क्लोज पोजीशन में तो अंदर की तरफ क्लोज पोजीशन में आपको लीवर से ऑपरेट करना है, प्रेशर देना है अंदर की तरफ। अगर पहले 2 मिनट तक ऑयल आएगा तो पहले 2 मिनट तक तो ऑयल आएगा, क्योंकि जो लाइन में थोड़ा ऑयल होता है निकलेगा। और अगर फिर भी कंटिन्यूस ऑयल आता है 2 मिनट के बाद तो वो इंटरनल लीकेज कहलाता है। ये ना जी? हाँ सर। हाँ तो आप ही बताइए मुझे कैसे कैसे करना है, जैसे मैंने बताया ना आपको क्या करना है। नेपालीमा भनिदिनु त तपाईँ सरर र यो यही कुरालाई एकचोटि अगर डाउट है तो फिर बोल दो, फिर बता देंगे, कोई इशू नहीं। मतलब जब मैं दोबारा करना होगा तो मतलब हम रैम को या तो ओपन कर सकते हैं या तो फुल्ली क्लोज या फुल्ली ओपन करके उस साइड का उसको निकालना पड़ेगा, मतलब खोलना पड़ेगा उसको, उस साइड का फीड हो सकता है।
अब दोनों तरफ से मशीन स्टार्ट करके वो ऑपरेशन करना पड़ेगा या फिर ऐसे आयल निकलता जाएगा वो नहीं मशीन नहीं नहीं ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेट करने के बाद 2 मिनट अब दो देखो 150 लीटर तक ऑयल आता है, लाइन का ऑयल रहता है, ऑयल भरो इसका निकलेगा ये बात में अगर कंटिन्यू निकलता रहता है तो बाहर वो 2 मिनट में अगर आयल बंद हो गया तो वो नहीं चला हमारी वो नहीं चला। अगर 2 मिनट के बाद भी आया तो लीकेज पक्का आप अपने 2 मिनट की वीडियो आप अपने 2 मिनट की वीडियो बनाइए। बता देता हूँ रवि, आई विल सो एक बार फिर बताता हूँ, टिप को थोड़ी और क्लैरिटी आ गई। ठीक है, आप इंटरनल लीकेज चेक चाहे सिलेंडर खोल के या बंद करके दोनों तरफ से कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द सेफ्टी, आपकी सेफ्टी कैसे आपको आसान लगता है कर। जैसे कि रवि ने बताया था, सपोज हम लिफ्ट या टिल्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, लिफ्ट लेते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा हमने दोनों सिलेंडर दोनों साइडों की रोडाई की पिन निकाल दें। उसके बाद हमने क्या करना है, सिलेंडर, अब हम सिलेंडर को मशीन से अलग हो गया सिलेंडर, तो सिलेंडर फ्री हो गया। अब सिलेंडर को हम लोग कर लेंगे पूरा बंद या खोल। अगर जैसे हमने पूरा बंद कर लेते हैं सिलेंडर को, पूरा मतलब के अंदर की तरफ है, पिस्टन रोड बाहर नहीं निकली, अंदर है, पूरा मशीन से आखिर तक 2-3 मिनट चला के मशीन को, सिलेंडर को पूरा बंद करके उसके बाद मशीन को बंद करें। उसके बाद थोड़ा सा लीवर को फ्री कर लें। उसके बाद क्या करना है, सिलेंडर पूरा बंद है, हमें जो क्या बोलते हैं आपका हेड साइड बोलना है या सीईसी साइड की, आपको रॉड हॉज खोल देनी है। हॉज खोलने के बाद आपने क्या करना, हॉज को प्लग कर देना है ताकि हॉज में से वापस ऑयल आए। उसके बाद आपने दोबारा मशीन स्टार्ट करनी है, सिलेंडर को खोलना नहीं है, वापस बंद करना है, नहीं तो गलत एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वापस आपको सिलेंडर को वापस की तरफ ही प्रेशर देना है, सिलेंडर को बंद करने की तरफ। अगर जो सिलेंडर का हेड साइड वाला पोर्ट खुला हुआ है, जो आपने खोल के रखा हुआ है, वहां से 2-3 मिनट तक तो जो लाइन में ऑयल होगा वो बाहर आएगा। अगर उसके बाद कंटिन्यूस ऑयल आता है, मतलब कि 2-4-5 मिनट आपने मशीन चलाया और कंटिन्यूस निकले जा रहा है प्रेशर से या कुछ, तो मतलब सिलेंडर में इंटरनल लीकेज है। आप उसकी एक छोटी सी वीडियो बना लीजिए जिससे हमें ये पता लगे सिलेंडर में इंटरनल लीकेज हो रहा है। और अगर 2 मिनट बाद ऑयल आना बंद हो जाता है और 2-4-5 मिनट में 2-4-10 ड्रॉपें आती हैं, तो मतलब इंटरनल लीकेज नहीं है। हाँ सर क्लैरिटी है इंटरनल लीकेज चेक करने के लिए? हाँ तो अब आप इंटरनल लीकेज, अगर मशीन डाउनिंग का रिपोर्ट करता है, कोई डाउनिंग हो रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अब ना आप सिलेंडर खोलेंगे ना कुछ करेंगे, ना आप आवाज सुने। आवाज से भी ऐसे नहीं बोल सकते, प्रेशर अगर जो आप लोग बोल रहे थे ना, आवाज से इंटरनल लीकेज पता लग जाती है। अगर वॉल ब्लॉक में भी इंटरनल एआरवी का प्रॉब्लम होगा तो सिलेंडर से ऑयल लीक करेगा और वही आवाज आपको लगेगा कि सिलेंडर की प्रॉब्लम। सिलेंडर खोल दोगे, नेसेसरी सिलेंडर खोल दिया या आपने चेंज कर दिया, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो इससे आपको ही ज्यादा दिक्कत होगी, बार बार आपको जाना पड़ रहा है, ये कस्टमर और गुस्सा होगा। तो आप इंटरनल लीकेज आएगी, रिपोर्ट होता है सिलेंडर डाउन कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरनल लीकेज चेक करेंगे, इंटरनल लीकेज चेक करेंगे, आइसोलेशन टेस्ट। आइसोलेशन टेस्ट दोस्तों इजी हुआ चेक करना। सिलेंडर मतलब खोले बिना 1 मिनट पता लग जाएगा, जी लग जाएगा। इजी हुआ ना, ये बहुत इजी प्रोसीजर है। सिलेंडर खोल अननेसेसरी खोल के कोई यूज नहीं है। और अगले यार पे जैसे 700-800-900 घंटे हैं, तो मैं अवॉइड करूंगा कोई भी सिलेंडर आप खोलेना और सीधे हमें कोई क्वेश्चन आपको दिखाने के लिए तो कोई माध्यम चाहिए ना सर। हेलो जी सर। कोई क्वेश्चन दोस्त, मैंने क्वेश्चन पूछना चाहते हो? हेलो सर, सर एक क्वेश्चन है सर, अगर इंटरनल लीकेज नहीं है फिर भी
रैम से सील लीकेज नहीं कर रहा है, फिर भी अगर लिफ्ट करते वक्त लिफ्ट नहीं हो पा रहा तो वैसे कंडीशन में फिर क्या चेक करना चाहिए? चेक करेंगे, मतलब लिफ्ट नहीं हो पा रहा, मतलब समझा नहीं। इंजन जो हमारे इंटरनल लीकेज भीतर से हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर लिफ्ट करे फिर भी हो रहा है। तो आप आईआरबी चेक कर सकते हो। सर वो कैसे, मतलब कैसे क्लियरिफाई कर दीजिए? इंटरचेंज करके देख सकते हो। देखो मैं सिलेंडर बता सकता हूँ, बट एक प्रोसीजर है कि आप लोग एआरबी को इंटरचेंज करके देखो। बहुत सारे टीम मेंबर को पता होगा एआरबी चेक करना है, प्रॉब्लम हो सकती है। और एक और डिपेंड करता है कितना डाउन आ रहा है और कितने मिनट में। Guide him. I will guide him through that, sir. Yes, sir. You can guide with this. I will guide him through this other procedures. हाँ एआरबी का आप ज्यादा बेटर है। नहीं मुझे पता है, बट मेरा प्रोडक्ट नहीं है, अगर मैं देता हूँ उसे कमेंट तो माइट बी वो एक गलत हो सकता है, इसलिए मैंने Sure, sir. I'll conduct a separate session on that, sir. ओके थैंक्स। टीम आप लोगों का कोई और क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो? टीम आप लोगों के एरिया में ट्रैकिंग सेशन ऑर्गेनाइज करा है, पूछिए कोई भी आपको कोई भी क्वेरी हो। तो फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Should I move on next slide? स्लाइड पे चले? जी सर, ओके सर। Piston rod bend and broken. Piston rod bend and broken किस वजह से हो सकती है? एआरबी की समस्या से भी हो सकता है। और दूसरा मतलब एप्लीकेशन, कस्टमर अब्यूज करेगा एप्लीकेशन। जी सर। जैसे कस्टमर, एक तो आपका पॉइंट रहेगा सबसे पहला आपका पिस्टन रॉड ब्रोकन ड्यू टू मैलफंक्शन ऑफ एआरबी की मैलफंक्शन है, जिसकी वजह से पिस्टन रॉड टूट गया। एक पिस्टन रॉड बेंड ड्यू टू बकेट पोजीशन, गलत तरीके से यूज कर रहा था, टक वॉक कर रहा था, या आप कह लीजिए धक्का लगा रहा था किसी चीज को, जिसकी वजह से बेंड हो गया। देन आता है पिस्टन रॉड बेंड ड्यू टू रॉन्ग मशीन एप्लीकेशन, वही वाला आपका पॉइंट आ गया, मशीन गलत तरीके से यूज करने का। पिस्टन रॉड बेंड ड्यू टू प्रॉपर मशीन, ड्यू टू इम्प्रॉपर मशीन एप्लीकेशन, मतलब गलत अब्यूज कर रहा है। तो रॉड बेंड वारंटेबल होता है टीम या नहीं होता? सर लास्ट 4 नंबर में इनप्रॉपर है क्या सर? प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर। पिस्टन रॉड बेंड ड्यू टू इम्प्रॉपर मशीन एप्लीकेशन। इम्प्रॉपर मतलब कि गलत अब्यूज कर रहा था भाई, सबके धक्का लगा रहा है, जैसे आपका समझ रहे हो ना, जैसे अंदर की तरफ बेंड हुई पड़ी है रॉड। जी सर। फोटो में देख पा रहे होगे, क्लैरिटी आ रहा होगा, कहीं ना कहीं मशीन का अब्यूज हुआ है, क्योंकि रॉड अंदर की तरफ कैसे आए, इन्हें फंसाया है ना, जर्किंग करा है। Bend and broken is not acceptable under warranty. इस एप्लीकेशन और एयरवे मैल्फंक्शन वो आपको चेक, आप लोग तो अगर ये डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, एयरवे मैल्फंक्शन करा है या एप्लीकेशन का? एयरवे तो अनलेस और अनटिल आपके सिलेंडर वापस पोजीशन में आएगा तो आप चेक नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस बेस पे चेक करना है कि रॉड कैसे बेंड हो सकता है। ये वाला जैसे आप देख रहे हो सडन इम्पैक्ट बकेट वाला, yes, तब पता लग रहा है कि दिस इज नॉट एयरवे मैल्फंक्शन, दिस इज एप्लीकेशन इशू। टीम क्लैरिटी आया? टीम कोई क्वेश्चन?
जो रॉड रॉड ड्यूटी ARB और जो पॉकेट पोजीशन के कारण से जो ब्रोकन है उसमें जो डिफरेंस क्या है कि डिफरेंस थोड़ा समझ नहीं आ रहा सर। चेक हाँ डिफरेंस देखो सबसे पहले तो आपको देखना है कि पेंट किस तरीके से किस तरीके से आपका पेंट हुआ है। जैसे आप देख रहे हो बकेट लास्ट की 2 फोटो में बकेट का हाँ सर लास्ट देख और ARB को चेक करने का तरीका तो वही है जब आपका सिलेंडर ऑपरेट होगा जैसे आपकी रॉड टूटी नहीं है तो आप उससे ARB चेक कर सकते हैं। नहीं सर ये तो पाइप गलत लगाने से भी ऐसा हो सकता है ना सर? हाँ हो सकता है गलत कनेक्शन कर दिया कनेक्शन उल्टे हो जाएंगे तो भी रॉड बेंड हो जाएगा। तो अभी ये ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन समझ में अब रॉड टूटा हुआ है रॉड उधर मुझे एक चीज आपसे पूछनी थी जैसे रॉड टूट गया है पिस्टन रॉड का उस केस में सिलेंडर टूटा हुआ है जैसे आपकी रॉड उस केस में सिलेंडर तो आप ऑपरेट नहीं कर सकते उस टाइम पे तो आप ARB का प्रेशर चेक नहीं कर सकते ना? नहीं सर कर सकते हैं ना उसको उस केस में तो सिलेंडर लगा के ARB का चेक करना पड़ेगा ना कि मेल फंक्शन करा है नहीं करा। ARB के केसेस तो कम आते होंगे ज्यादा आते हैं आपके मेल फंक्शनिंग के? ज्यादा आते हैं सर। ARB मेल फंक्शन मतलब कब से आ रहा ज्यादा? अभी वॉल ब्लॉक किसका कौन से वॉल ब्लॉक में आ रहा है कौन किसका वॉल ब्लॉक है जिसमें इशू आ रहा है ये वाला? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन से वॉल ब्लॉक में मतलब इशू आ रहा है ये ARB मेल फंक्शन का? नई वाली मशीनों में पहले आता था? पहले वाले में सर बहुत ज्यादा ARB प्रॉब्लम करता था। हाँ कुछ केसेस मैंने ये भी देखा इंटरनल लीकेज हो रहा था और ARB के प्रॉब्लम था जिसकी वजह से आपने सर बोलिए बताया ना सर हमारा जो हैंड पंप और वो टेस्ट किट वो इंडिया में नहीं मिलता था। कौन सा किट? वो ARB का टेस्टिंग का किट जो वी कैन हमको जो एक क्या बोलता है एडेप्टर होता है तो उस एडेप्टर में ARB रखकर हैंड पंप से प्रेशर देने से बहुत इजीली आई थिंक वी कैन चेक दैट। I was just asking if that is available in India. अभी बाला सर है नहीं कॉल पे नहीं तो हम उनसे डिस्कस कर लेते इस पॉइंट। We can offline we will discuss with him. ये वाला we will discuss with him offline. ठीक है ना? ओके सर बात करते हैं उनसे बात करते हैं मिल जाएगा वैसे। We have to raise that. जैसे आपको मैं अपना सीज पे भी बता रहा हूँ ना सीज पे करके मैं आपको एड्रेस दे दूंगा आप ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ श्योर सर से आपके इंजीनियर्स को इजी हो जाएगा विजिबिलिटी लेने में अंदर खोलने में। हाँ सर सो नेक्स्ट टाइम पे चलें? हाँ जी सर फ्रेंड्स ये है स्टोरेज गाइडलाइन जैसे अभी पापा आपके यहाँ पे क्या कंडीशन चल रहा है लॉकडाउन का नेपाल में? राइट है सर अभी मशीन ज्यादा मशीन नहीं चल रहे सर। पूरा लॉकडाउन है या कुछ एरिया लॉकडाउन? ऑलमोस्ट नेपाल पूरा एरिया लॉकडाउन है सर। मेजर कंस्ट्रक्शन में मशीन चल रहा है सर। अच्छा अच्छा उसके लिए आपको इंजीनियर साइड पे जाना होगा फिर या आपको लोगों को मना? यस सर few engineers are going to the sites. परमिशन मिला? ओके few engineers are going to site. तो दिस इज द स्टोरेज गाइडलाइंस। आपने कुछ स्टोरेज का जैसे लॉकडाउन है मशीन अब हमें भी नहीं पता कितना टाइम लॉकडाउन रहता है क्या रहता है तो मशीन लॉन्ग स्टोरेज हो जाएंगी तो आपने कुछ गाइडलाइंस इशू करी है एंड कस्टमर्स को कि आपको मशीन ऐसे करना है ऐसे स्टोर करना है इस तरीके से? कुछ गाइडलाइंस आए थे सर एंड वी हैव शेयर्ड विद कस्टमर्स। सिलेंडर बेस
इस पे बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको मशीन को कोशिश ये करनी है कि पॉसिबिलिटी लेनी है कि किसी भी ड्राई लोकेशन मतलब शेड के नीचे मशीन खड़ी हो सकती है या नहीं हो सकती, इट डिपेंड्स। ड्राई शेल्टर के नीचे आप करनी है। आउटडोर अवेलेबल लुक फॉर द, कोई बाहर खड़ी कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि कोई पानी वानी वाला एरिया ना हो जैसा पानी गिर रहा हो जैसे। और आपको मशीन का जो भी पिस्टन रॉड एक्सपोज एरिया है, सिलेंडर का जो भी पिस्टन रॉड का एक्सपोज एरिया है ना, उस पे एंटी रस्ट ऑयल या ग्रीस लगा के रखनी है लॉन्ग स्टोरेज के टाइम पे, जिससे प्लेटिंग पे कोई प्रॉब्लम ना आए। और दोबारा जब मशीन ऑपरेट करेंगे तो वो ग्रीस हटा के ऑपरेट करें, या हर 2-3 दिन में मशीन को एक बार सिलेंडर को ऊपर 5 से 10 बार बंद और खोले, इससे सिलेंडर की लाइफ पर प्लेटिंग डिपेंड। समझ रहे हैं ना मैं किस पॉइंट से कह रहा हूँ, किस वजह से कह रहा हूँ कि If possible, we have to store the machine in shade. वो ऐसा कुछ नहीं है। मशीन ऐसा कुछ नहीं कि स्टोर शेड में करनी है, ये अवेलेबल। और नहीं है तो मैं ड्राई प्लेस पे उसको रख। ओके सर, ड्राई होना चाहिए उस प्लेस पे। नेसेसिटी नहीं है, बट कोशिश ये करनी है हमें ड्राई प्लेस पे खड़ी करनी, पानी ना गिर रहा हो ऐसे ऐसी कोई लोकेशन ना हो जहाँ पर मशीन लॉन्ग टाइम पे ये किसी को डाउट है और एंड जो हमारा वेल्डिंग से लीकेज हो रहा है ना सर डैम में, is there any possibility of external moisture and water seeping into the ram in case of leakages? there is no possibility of this moisture or something for related to welding leakage. Welding leakage it depends upon मतलब external damage और manufacturing related। तो अगर कोई डैमेज है तो वेल्डिंग लीकेज हो सकता है, या कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट, वेल्डिंग करते टाइम कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया प्रोसेस के टाइम। मॉइस्चर और उससे वेल्डिंग का कोई इशू नहीं है। वो वेल्डिंग लीकेज हो गया तो बाहर से वो वाटर तो सीप इन नहीं होगा ना हमारे सिलेंडर पे? नहीं देयर इज नो पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब रैम आपका चल रहा है तो इट इज हाई प्रेशराइज्ड। प्रेशर आप जानते हैं ना कि ऑयल का प्रेशर ऐसा होता है, अगर हल्का सा भी कुछ लीक हुआ तो प्रेशर से निकलता है, या इवन हाथ तक ऑयल का प्रेशर इतना होता है कि काट सकता है। बट इसलिए उसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि अंदर कोई सिलेंडर के अंदर वेल्डिंग लीकेज हुआ है यानी या कुछ एंट्री हो। ओके सर, रवि कंटिन्यू। और कोई डाउट है? मेरा सर आपने इस स्लाइड पे एंटी रस्ट बोला है, तो ये एंटी रस्ट का मतलब जो हमारा WD-40 है ना सर, वो होता है कि कुछ स्पेशल ऑयल मिलता है? हेलो, साउंड क्लियर नहीं है सर, थोड़ा साउंड क्लियर नहीं। ओके सर, आई आस्क अगेन। जो एंटी रस्ट है ना सर यहाँ पर लिखा हुआ, वो जो नॉर्मल है हमारा एंटी रस्ट आता है ना मार्केट में WD-40, वो यूज कर सकते हैं या कुछ स्पेशल एंटी रस्ट है जो हमारे सिलेंडर में लगाना है? रिकमेंड है वो कर सकते हैं, किसी भी रिकमेंड करते हैं ना सर, यूज करना पड़ेगा। जी मोर को डाउट है पापा जी, आप इंजीनियर से पूछिए कि क्वेश्चन सर सोधिहाल्नु है, यस्तो अपर्च्युनिटी घरिघरि आउँदैन। एन्टी रस्ट लगाउँदा मात्रै हुने है कि ग्रीस पनि लगाउन मिल्छ? ग्रीस
लगाउँदा नि हुन्छ भन्नुहोस् साथै। त्यही त भोइस चाहिँ अलिक क्लियर छैन क्या। सरले भन्नुभएको चाहिँ लगाउनु एन्टिरस के लगाए पनि ऱ्याम चलाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ पुस्नुपर्छ अरे क्या। त एक दुई दिनमा ऱ्यामलाई 8-10 चोटि चलाउनु पर्यो होइन। त्यो कारण चाहिँ ग्रिजहरू नलगाए नि हुन्छ कि त अब मैले 10-15 दिनमा गर्नु छ भने चाहिँ ग्रिज लगाएर राख्ने अनि ऱ्याम चलाउँदाखेरि चाहिँ ग्रिज सफा एन्टिरस भन्दा त होला त ग्रिजै सजिलो हुने भयो नि होइन। हजुर हजुर सस्तो पनि जहाँ पनि पाउँछ। वीर सर हेलो अघि चाहिँ एउटा क्वेसन थियो त्यो इन्टरनल केस छैन होइन अनि त्यो हामी भोलि एउटा सेसन हाइड्रोलिकको सेसन राख्छु। भोलि गरौँला है त। बेसिक हाइड्रोलिक हुन्छ ल। आज सीधे हो गया मीटिंग काम किया उसने, ठीक है, और आपको सिलेंडर के अंदर एयर आ चुका होगा थोड़ा बहुत। आपको कैसे मतलब एयर सिलेंडर का निकालना है, तो उसके लिए क्या है आपको प्रोसीजर करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि सिलेंडर लगाने के बाद कि हाइड्रोलिक टैंक में ऑयल का लेवल पूरा होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, मशीन को स्टार्ट करना है आइडल स्पीड पे 4 से 5 मिनट मशीन को वैसे ही स्टार्ट छोड़े रखना। उसके बाद जो भी सिलेंडर आपने खोला था, जैसे बकेट जो भी था, उसमें हमने क्या करना है, सिलेंडर को लो आरपीएम पे 5 से 10 बार सिलेंडर को खोलना है। 100 mm पहले ही रोक देना है और बंद करते टाइम भी 100 mm पहले रोक देना है। ऐसे करीबन 5-10 बार साइकिल ऐसी करनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने हाई आरपीएम पे फुल स्ट्रोक ऑपरेट करना है 6 से 10 बार। 6 से 10 बार आपने पूरा सिलेंडर को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। उससे सिलेंडर के अंदर की एयर ब्लीडिंग का ये प्रोसीजर है, सिलेंडर से ताकि एयर ब्लीडिंग एयर निकल जाए। एक क्लैरिटी आई एयर ब्लीडिंग का सिलेंडर का क्या तरीका है? हाँ सर, ये मालूम है सर। मालूम है ना? राइट। ये अगला पेज मैं दिखा रहा हूँ जिसमें ये कुछ ऑब्जर्वेशन है। जब भी आप कंप्लेन रिपोर्ट करते हैं सिलेंडर की, तो मुझे कोई डिटेल पूरी नहीं आती। तो मुझे क्या क्या चाहिए, नेम ऑफ द कस्टमर, मशीन मॉडल, मशीन नंबर, सिलेंडर टाइप, सिलेंडर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि मैं बता रहा था आपको, पैच कोड जो चाहिए मुझे, HMR, डेट ऑफ कमीशनिंग, डेट ऑफ फेलियर, कंप्लेन रिपोर्टेड क्या है आपकी, और साथ में फोटोज और आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है। तो आप आइंदा से मुझे कंप्लेन जब भी कोई रिपोर्ट होगी तो ये सारी डिटेल मिलेगी पापा जी? मिलेगी सर। ये तो अब भी हम टेक्ल में भेजते हैं ना सर। ये तो नहीं, अभी नहीं, टेक्ल में ना ये सारे डिटेल आता नहीं, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग मुझे रिपोर्ट करना शुरू करें। मेरा मेल आईडी तो हो गई आपके पास? ये सर आपका आपका मेल आईडी है ऑल कॉन्टैक्ट थ्रू अनिमेश सर। अनिमेश अनिमेश यस सर। निमेश, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपको अभी एक फॉर्म वो भी भेज दूंगा, FFI फॉर्मेट दोबारा भेज दूंगा, पहले ही भेजा हुआ। तो मैं चाहूंगा कि आई रिक्वेस्ट यू, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, तो रिपोर्ट मी फेलियर्स एटलीस्ट विद इन वारंटी। तो आप मुझे सारी रिपोर्ट करें, तो इससे अंडरस्टैंडिंग मेरे को भी रहेगी इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या आपके डायरेक्टरी में चल रहा है, किस टाइप के फेलियर्स हो रहे हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट ना? क्या इससे हमें क्या वर्कआउट करने में आसानी हो सर। सो टीम, आपके क्वेश्चन, अब हम सेशन, इसके लिए मैंने लास्ट सेशन ऐसे ही रखा है क्वेश्चन एंड आंसर। आपको कोई भी डाउट हो किसी तरह के रैम से रिलेटेड, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। और इवन इस सेशन के बाद भी आपको कोई डाउट हो तो यू कैन गेट कॉन्टेक्ट मी थ्रू अनिमेश और पापा जी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। प्रश्नहरु छ भने सोध्नुस् न है। सो साइटमा जाँदाखेरि अरूभन्दा अलिकति अड लागेको कुराहरू, ऱ्याम प्रब्लम, कुनै अनौठो खालको प्रब्लमहरू केही छ भने सोद्धा हुन्छ। सिलिन्डरमा धर्को आउँछ नि सर रडमा। सोध्नुस् न।
वो सर वो सिलेंडर की वो रॉड में जो लाइन आता है सर, वो कैसे आता है सर? इस टाइप का लाइन, स्कोरिंग लाइन बोल रहे हो, एक्सेलर डैमेज हो रहा है। स्कोरिंग लाइन बोले। नाखून से हाथ से फील होता है? हाँ सर, हाथ से फील होता है सर, वो देखने में भी आता है। फील होता है, हाँ दिखने में भी आता है और एक हाथ से फील होता है, और फोटो नहीं ले पाते होगे, उसका क्लैरिटी नहीं आता होगा फोटो में। हाँ सर, वो फोटो रूप में अच्छा नहीं आता है। देखो बहुत बहुत इसका मेनली जो कॉज रहता है, जो स्कोरिंग होता है, ये आ जाता है आपका एक्सटर्नल कंटामिनेशन या इंटरनल कंटामिनेशन, जो बायोमेटेलिक कुछ या सील्स के अंदर कुछ पत्थर वत्थर, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, एप्लीकेशन हमें साफ के ऊपर करना चाहिए, जैसे वाइपर सील में कुछ पत्थर फंस गया, छोटा सा कंकड़, फाइन एम्बरी टाइप या कुछ भी कंटामिनेशन पत्थर या कुछ भी स्टोन, तो क्या होगा? रॉड चलेगा तो क्या होगा? आप टेक्निकल आप बताइए मुझे, क्या होगा? नहीं वो तो कोई पत्थर सत्थर होगा तो होगा ना सर, वो इसको हो सकता है, लेकिन वो पत्थर में नहीं, वो सिर्फ मिट्टी में ही चल रहा है। यहाँ पर प्रेशर और प्रेशर की बात कर रहे हो या टेम्परेचर की बात कर रहे हो? 250 डिग्री सेल्सियस ये हमारा सर है, एम्बिएंट प्रेशर होगा ना, एम्बिएंट 2 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा फिर वो, हर चीज पिघल जाएगी उसमें, तो 50 डिग्री से चाहिए नहीं सकता। 50 में 95 डिग्री ना, अच्छा 95 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और वहां तक पहुंचता ही नहीं है, पहुंचता नहीं है सर। और इन केस कस्टमर ने कुछ दिक्कत दी है ऑयल कलर में या कुछ प्रॉब्लम हो, तो ही पहुंचेगा, तो तभी पहुंचेगा, नहीं तो वहां उस टेम्परेचर से पहुंच ही नहीं सकता। मुझे ऐसा आवाज आ रहा था जैसे किसी ने बोला था 250 बोला, तो हैरान हो गया, 250 तो सील क्या सब कुछ जल जाएगा। मेरे नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर 50 बोला, तो नॉर्मल 50 में काम करता है, तो वो मुझे 250 लगा, मुझे 250 लगा वॉइस में मसला होगा, तभी मैं हिल गया, मैंने कहा 250 कैसे, नॉर्मल टेम्परेचर 50 और मैक्सिमम 95 डिग्री। यस सर। तो सील्स की हमारी कैपेसिटी इससे ऊपर होती है, तो कोशिश ये करनी है, सील्स का अगर टेम्परेचर इससे ऊपर इंक्रीज कर जाएगा तो सील्स डैमेज हो सकती है, जल सकती है। खासतौर पे आप देखोगे तो बूम में आपको दिखेगा, क्योंकि बूम में कुशनिंग भी होता है, एयर भी रहेगा, जिसकी वजह से हो सकता है। और क्वेश्चन आपके? We are clear, sir. Yes, so I think no questions left, sir. okay, I'm just calling Bala, so he can join for 5-10 minutes, and then we'll end the session. Sure, sir. जी है? अच्छा, नहीं हम तो हमारा हो गया था सेशन, तो मैं जो चाह रहा था 5 मिनट के लिए आएंगे क्या? क्लोज किया, क्लोज कर दो, हो जाता है। Nimesh, Bala sir is joining in 5. फीडबैक जाना चाहूंगा, सो सेशन कैसा रहा? ठीक है सर, ग्रुप में शेयर